हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लास में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की कुछ स्टडी की। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो आपने स्टडी की या गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ी, उनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन अभी और करते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर। ऑप्शन दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन -1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एयर में रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए कहीं भी कोई भी चार्ज रखा हुआ हो और किसी क्लोज सरफेस के अंदर घिरा हुआ हो, तो उससे निकलने वाला टोटल जो चार्ज होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा गॉस थ्योरम में कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। और यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू आपको 1 दे दिया, तो जब चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 1 लगा देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। चार्ज की वैल्यू 1 लगा दिए, बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट -1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्यूब ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर L लंबाई वाला, L भुजा वाला एक क्यूब रखा गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, EI। ये बता रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू E है और डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, उस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड है। तो देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, वैल्यू उसकी E, यानी इसकी वैल्यू हो गई EI, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है इसके अंदर एक क्यूब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड L, तो इससे कितना फ्लक्स। देखिए इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी गई, यानी क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस रखा हो और उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, यानी वो सरफेस किसी चार्ज को अपने पास ना रखे, उस पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो उससे रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइन्स इसमें एंटर करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन्स इसमें बाहर आएंगी। खुद का इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8 डायपोल्स ऑफ चार्जेस Q। हमारे पास 8 वैद्युत द्विध्रुव हैं जो Q चार्जेस से बने हुए हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो Q चार्जेस से बने हुए आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, एक क्यूब के अंदर रखे हैं। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब, तो उस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर 8 डायपोल्स रखे हुए हैं, 8 डायपोल्स इसके अंदर रखे हुए हैं, यानी इस क्यूब के अंदर चार्जेस हैं, 8 डायपोल्स रखे हुए हैं। तो इस क्यूब से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन है 8Q/एप्सिलॉन नॉट, 16Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट और नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको पता है कि जो डायपोल्स होते हैं एक्चुअल में सिस्टम ऑफ 2 अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के और विपरीत प्रकार के 2 आवेशों का एक सिस्टम होता है, निकाय होता है। किसी भी डायपोल के ऊपर अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो किसी भी डायपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, नेट आवेश 0 होगा। जब हम बात करते हैं कि डायपोल का चार्ज Q है तो एक्चुअल में उसके किसी एक चार्ज को बताते हैं, और आपको पता है कि उसके दोनों चार्ज जो होंगे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में तो इक्वल होंगे, लेकिन नेचर में डिफरेंट होंगे, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। और इस पूरे सिस्टम का अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो 0। तो अगर डायपोल के इस क्यूब के अंदर एक डायपोल रखा होता तो नेट चार्ज कितना होता, 0। 2 डायपोल रखे होते तो क्या होता, इसी तरह से दूसरा वाला भी होता, उसका भी नेट चार्ज 0। तो किसी क्यूब के अंदर आप एक डायपोल रखिए, 2 रखिए, 10 रखिए,
या n डायपोल्स रखिए, लेकिन ये मालूम है इस क्यूब के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। और गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी सरफेस के अंदर अगर चार्ज हो तो उस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, वो कितना होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। उस पृष्ठ के अंदर टोटल कितने चार्ज हैं उसको लिया जाता है। तो इस पृष्ठ के अंदर यानी इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितने हो गए 0। जब ये चीज़ 0 हो गई तो टोटल फ्लक्स भी 0 हो गया, जो कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं मैच करता। तो हम लोग क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू मेटेलिक स्पीयर, धातु के दो गोले ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, R1 और R2 त्रिज्या के धातु के दो गोले हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिनका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, चार्ज डेंसिटी सेम है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस, उनकी सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र होंगे उनका अनुपात क्या होगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, किसी भी गोलीय सतह पर कोई भी हमारे पास एक स्पीयर हो, इस पर कुछ चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी हो, तो इस गोलीय सतह के ऊपर वैद्युत क्षेत्र यानी इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर इसकी रेडियस मान लीजिए r है, अगर इस सरफेस की रेडियस r है, तो इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई इसका जो सरफेस होगा, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया, वो कितनी होगी, वो होगी 4πr², किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया। उसके बाद एरिया हो गई 4πr²। अच्छा, चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, वो कितना होता है, चार्ज अपान एरिया। ये हो गया चार्ज अपान एरिया की वैल्यू हो गई 4πr²। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, यहाँ से देखिए Q और ये 4π और ये r², Q/4πr², ये क्या बन गया, Q/4πr² किसके बराबर आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिर्फ क्या बचेगा, ε0। तो यानी इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान ε0। तो हमने किसी स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला बता रहा है कि ई किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और ε0। और आप देख रहे हो कि ये दोनों चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है। दिए गए क्वेश्चन में ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कि ε0 तो भाई कांस्टेंट होता ही है, और क्वेश्चन में आपको देख रहा है कि दोनों जो स्पेरिकल से हैं, दोनों जो गोले हैं, उनका इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है। तो हम कहेंगे फिर दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होती है, ε0 कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का रेशियो जो होगा वो 1:1। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस और देख लिए। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पहला पढ़ा कि कोई हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टिंग वायर हो, कंडक्टिंग रॉड हो, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहीं पर, तो क्या फॉर्मूला आएगा वो हमने देख लिया था, λ/2πε0 के हिसाब से। फिर हमने एक चीज़ देखा कि हमारे पास एक प्लेन शीट हो जो पूरी तरह से चार्ज हो, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो उसके लिए उस शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, वो हमने देखी थी। आज उसी थ्योरी को फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट डस्टर। तो जो प्लेन शीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को लेकर अब हम आगे चलेंगे और कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिनसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है जो कि चार्ज्ड है, एक ऐसी शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर शीट कहने का मतलब होता है कोई चीज़ की पतली लेयर, पतली चादर, अनंत आवेश के विस्तार वाली एक पतली चादर जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इस चादर से r डिस्टेंस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, गॉस थ्योरम से निकाला था, Q/2ε0। इस फॉर्मूले से हमने क्या जानकारी उठाई थी
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड है। यानी इस सीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि जो भी चार्ज हम इसको दे रहे हैं सीट पर वो इसकी पूरी एरिया में फैल रहा है। अब एरिया तो इसकी फिक्स है और चार्ज इसमें बढ़ाते जाइए। तो अभी जो चार्ज इतनी दूर दूर नजर आ रहे हैं, जब और चार्ज इसको देंगे तो ये चार्ज और पास पास हो जाएंगे, और चार्ज दिया गया तो और पास पास हो गया, मतलब डेंसिटी इनकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी इसकी वजह से। और दूसरा हम लोग देख रहे थे कि इस मामले में कहीं भी आर नहीं था। आर ना होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इस सीट के आसपास कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे वैल्यू यही आएगी। चाहे इस प्लेन सीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, इधर पूछा जाए, इधर पूछा जाए, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। इसका भी हमने रीज़न बताया था कि प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सीट यहाँ पर रखी हुई है पूरी चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है, यहाँ पर उतनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई हम लोग सीट जो लेके चल रहे थे ये अनंत विस्तार के लेके चल रहे थे, और जैसे जैसे आप सीट से पीछे हटते जाओगे आपके दृष्टि रेंज में आपका दृष्टि विस्तार जो देखने की जो रेंज होगी वो बढ़ती जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को देख सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए था, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा, क्यों डिस्टेंस बढ़ती जा रही, तो आपकी चार्ज की कवरिंग एरिया बढ़ती जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को एक साथ व्यू कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ होगी। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा सीट हों तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए। तो पेयर ऑफ टू प्लेन सीट्स जो कि चार्ज है पहले से, और उसकी वजह से हमको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए मेरे पास दो प्लेन सीट हमने ले ली, एक प्लेन सीट ये है और एक किसी के बगल में दूसरी प्लेन सीट रख दी गई। ठीक, हो सकता है भाई दोनों की चार्ज अलग अलग हो, दोनों की साइज़ या एरिया अलग अलग हो, तो सीधे हमने कह दिया कि चार्ज डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ये दोनों प्लेटें आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। डिस्टेंस का फिलहाल कोई रोल नहीं होता, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, चलिए डी डिस्टेंस पर ये दो प्लेटें रखी हुई हैं। दोनों प्लेटें चार्ज्ड हैं। तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं कि दोनों प्लेटें सेम नेचर की हों, लाइक चार्जेस हैं, और या दोनों प्लेटें अपोजिट चार्जेस वाली हों। तो अभी हम लोग सेम चार्ज लेके चलते हैं। ये हमारे पास दो प्लेटें हैं जो चार्ज्ड हैं और इनकी चार्ज डेंसिटी हमको दे रखा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब इन प्लेट की वजह से, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखिए तीन केसेस इसमें बनते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल लें दोनों प्लेट से बाहर, ये हमारा पहला रीज़न हो गया। दूसरा हम यहाँ पूछ सकते हैं भाई इस तरफ बताइए, इधर कहीं निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड रीज़न। और तीसरा हो सकता है इन दोनों प्लेट के बीच में कहीं पर पूछ लिया जाए, थर्ड रीज़न। तीन अलग अलग स्थानों पर हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दो प्लेन सीट्स हैं। किसी भी प्लेन सीट की वजह से उसके आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको फार्मूला मालूम है, तो इसी फार्मूले का आप यूज़ करिए कि पहली सीट की वजह से आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो E1 आएगा वो कितना आएगा। इस पहली सीट की वजह से आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह सेकंड सीट के लिए कहीं भी अगर निकाला जाए तो E2 जो आएगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, उनकी वैल्यू पता कर ली कि आसपास इतनी वैल्यू होगी और सेकंड की वजह से इतनी वैल्यू होगी। अब बात आती है डायरेक्शन की। देखिए अब इसके लिए अगर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रीजन को, आप इसको देखिए तो इस जगह पर इस वाले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगी, क्योंकि प्लस सीट है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर काम कर रही है। और इसी पॉइंट पर अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी वो भी इधर काम करेगी E2। वैल्यू में दोनों सेम है, बस सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फ़र्क है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, तो हम कह सकते हैं इस वन रीजन में, इस फर्स्ट वाले रीजन में यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों के सम के इक्वल। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई।
अगर दो सेम चार्ज वाली प्लेन शीट रखी हुई हैं तो उनके बाहर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इसमें एक केस ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए दोनों जो शीट थी बिल्कुल एक जैसी थी, आइडेंटिकल थी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम थी, तब क्या होता? तो हम कहते जब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होते तो ये 1 + 1 दोनों जब सेम होते तो 2 सिग्मा, मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम हैं और दोनों को हमने सिग्मा मान लिया, तो यहाँ पर ये मिलकर हो जाता 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल होता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाती सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट के लिए था सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिल के हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन, यानी पहले से डबल हो गया। यही सेम केस आपका यहाँ पर भी आएगा। सेकेंड रीजन में देखिए सब कुछ वही है, इस पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगी आउटवर्ड, इस दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, दोनों की वैल्यू सेम, दोनों को सॉल्व करेंगे सेम वही चीज़ आ जाएगा कि यहाँ पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी 1/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हुए तो ई हमारा नेट आ गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा कि सेम चार्ज वाली कोई प्लेन शीट्स हों तो उनके बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है, और कितनी होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, जबकि दोनों की सरफेस चार्ज से सेम हो। अगर अलग अलग होगी तो फिर ये फॉर्मूला नोट करेंगे। अब बात आती है दोनों प्लेट के बीच में। क्या दोनों प्लेट के बीच में देखिए इस पहली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी इधर काम करेगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर काम करेगी। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है तो क्या हुआ, इनका नेट क्या हो गया 0, कैंसिल आउट हो गया। तो पता चला कि इनके बीच में, लेकिन 0 कब होगा जब सरफेस चार्जेस सेम हो, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है। अगर सरफेस चार्जेस सेम नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो इस बार हमारा जो नेट फील्ड आएगा तीसरे रीजन में वो आ जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, और जब दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन में आएगा, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। और अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हुआ, मेन फार्मूला तो ये बना, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम हुई, दोनों सिग्मा है, तब क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा 0। ठीक, तो जनरली केस में क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ली जाती है। तो यहाँ से हमको जानकारी मिली अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की यानी आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसी दो प्लेन शीट हों और दोनों पर सेम चार्ज हों, तो उन शीट के बाहर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो आएगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों शीट के बीच में कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं कि अगर हमारे पास जो शीट थी वो अपोजिट चार्जेस की थी तब कौन सा केस होगा, तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो जो अपोजिट चार्जेस के लिए सॉल्व करेंगे तो एक शीट को हम पॉजिटिव चार्ज मान ले रहे हैं और एक शीट को नेगेटिव चार्ज मान देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखते हैं। ये पहला रीजन हमारा था, ये सेकंड रीजन था और ये थर्ड रीजन था। ठीक है, अच्छा, हमने एक सीट को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हटा दिए, तो दोनों क्या हो गए अपोजिट चार्जेस की सीट हमारे पास हो गई। सपोज कर लिए ये नेगेटिव चार्ज वाली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी भी हम लोग अलग अलग लेके चल रहे हैं, सब कुछ वही होगा, कंडीशन वही होगी, ये वैल्यू वही होगी, फ़र्क केवल डायरेक्शंस के होंगे। देखिए इस बार अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इस पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगी E1, और ये नेगेटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगी E2, और आपको पता है कि दोनों की वैल्यू क्या है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का फ़र्क। अगर सरफेस चार्ज सेम हुई तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं हुआ, यानी सेम वही केस आ गया जो पिछले केस में बीच में आ रहा था। इस बार क्या होगा कि नेट फील्ड जो होगी 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हुए यानी सिग्मा के इक्वल हुए तो ई नेट कितना हो गया 0। इस बार क्या है दोनों प्लेट सीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है, और सेम केस यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा जी। लेकिन इस बार अंदर देखिए क्या होता है, इस बार अंदर क्या होगा, कहीं भी आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगी E1 और इसकी वजह से भी इधर काम करेगी E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे तो यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हुए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट अपोजिट केस आ गया,
और यही तरीका होता है। देखिए हमने देखा कि जब दो अपोजिट चार्ज वाली सीट रखी हों तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिल रही अगर एक जैसी सीट हो तो। और डेली लाइफ या प्रैक्टिकल में यही होता है कि अगर हम 2 सीट ले लें, 2 चादरें ले लें और उन चादरों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी क्या करती है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। मतलब इसमें प्लस चार्ज हुआ और इसमें माइनस चार्ज हुआ, तो 2 अपोजिट चार्जेस की जब सीट रखी हुई हैं तो उसके बीच में क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर किसी भी तरह की आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसी तरह 2 सीट को बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा की जाती है वो इसका यही तरीका होता है कि हम 2 सीट को रखकर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस या सीट के बीच की डिस्टेंस d हो, आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था V, तो इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी उसकी वैल्यू हमने ये फार्मूला भी पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि 2 सीट्स रखी हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E=V/d। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का ये तरीका होता है। ये तो सीट के लिए फार्मूले थे। अब बात करते हैं अगर हमारे पास सीट ना हो बल्कि एक मोटी सी प्लेट हो तब क्या होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट। अगर हमारे पास एक मोटी चादर है, एक मोटी प्लेन चादर है, मान लीजिए इतनी मोटी, ये एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, धातु की एक प्लेट। तो अगर ये एक मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट चार्ज्ड है, ठीक, एक मेटेलिक चार्ज प्लेट है, तो इसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या केसेस होंगे, क्या कंडीशन होगी। तो ये जो पूरी प्लेट हमारे पास है ये पूरी तरह से चार्ज्ड है। अच्छा, मेटल के बारे में आप क्या पढ़ते हो, मेटल एक कंडक्टर होगा। जब भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे तो क्या होगा, वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर फैलेगा, यानी इस मेटेलिक प्लेट के अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। जब भी आप इसको चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पर फैलेगा। तो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इसके आउटर सरफेस पर पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, तो ये सारा चार्ज जो है इस पर फैल गया, इसके आउटर सरफेस पर। बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, मेटल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। अब देखिए ये कंडीशन हो गई। तो आप इसको क्या करो, जब बीच में कोई चार्ज है ही नहीं तो आप इसको एक प्लेट ना मानकर 2 सीट्स मान लीजिए कि ये 2 सीट रखी हुई हैं। यानी हमारे पास इतनी मोटी कोई प्लेट रखी हुई हो और सारा चार्ज तो इस किनारे होगा या तो इस किनारे होगा, बीच में कोई चार्ज है ही नहीं। तो आप इसको एक मोटी प्लेट ना समझकर 2 सीट समझ लीजिए कि एक पतली सीट यहाँ रखी हुई है प्लस चार्ज की और एक पतली सीट यहाँ रखी हुई प्लस चार्ज की। और अभी हमने देखा सेम चार्ज वाली अगर 2 सीट रखी हों तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। तो इसके बीच में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वो ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता। गॉस थ्योरम हमको ये कहती है कि जिस सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर किसी से बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना आने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेंसिटी होती है एक्चुअल में वही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमने देखा कि इसको भी एक सीट मान लें, इसको भी एक सीट मान लें। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बाहर चाहे इस तरफ निकाला जाए चाहे इस तरफ निकाला जाए सेम वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, तो हमने देखा अगर ये प्लेन सीट है और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कितनी होगी, 1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस तरफ निकालते हैं और इस प्लस की वजह से ये वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगी, ये E1 है मान लीजिए इस तरफ आएगा, इसकी वजह से इधर निकालोगे तो वैल्यू इधर आएगी, E2 कितनी आएगी, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्योंकि ये पूरी एक ही प्लेट थी तो जो भी आप चार्ज दोगे दोनों तरफ बराबर बराबर फैलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ की सेम होगी, यानी ये वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगे तो आपस में ये कैंसिल आउट होंगे। इसकी वजह से E1 इधर काम किया और इसकी वजह से E2 भी, E1 इधर हो गया और E2 इधर हो गया, ये E1 है ये E2 है, रिजल्टेंट 0, वैल्यू दोनों की मालूम ही हो गई है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। वही केस यहाँ होगा, इस पहले वाले के लिए इधर काम किया, दूसरे वाले के लिए गलत कर दिए, उल्टा, सॉरी। देखिए इसको हम 2 सीट मान के चल रहे थे, मान लीजिए पहली सीट, ये दूसरी सीट। इस पहली सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रही है E1, वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रही है E2, वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो गया, दोनों ऐड हो गए तो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही केस हमारा इधर हो जाएगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट काम करेगी, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्लेट की वजह से भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही है। बाकी इसके लिए अब हम लोग देखिए स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।